Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आपके सामने ऐसा केस जरूर आया होगा कि मैंने एक एग्रीकल्चर लैंड सेल की है तो क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है या नहीं। क्या आपको पता है कि सिर्फ किसी भी प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर लैंड बता देने से वो एग्जेम्प्ट नहीं हो जाती, इससे रिलेटेड स्पेसिफिक इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इनकम टैक्स की नज़रों में एग्रीकल्चर लैंड की क्या डेफिनेशन है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में क्या अंतर है। अगर मेरी लैंड गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो क्या मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं। क्या सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कोई छूट होती भी है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिस्टेंस कैसे मेजर होगी, एरियली या बाय रोड, और किस म्यूनिसिपैलिटी से हमें वो डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, क्या आपको पता है कि आपकी लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जानना क्यों जरूरी है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 दिस डिफाइंस कैपिटल एसेट, और अगर आपकी लैंड इस डेफिनेशन में कवर हो जाती है तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आ जाएगी। और जब आप उसे सेल करेंगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स इंपोज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। एंड इफ द एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कवर्ड इन दिस डेफिनेशन तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपकी लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आ जाएगी और आपकी सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट नेचर की हो जाएगी। So now let's see what section 2 subsection 14 of the income tax act says. Agricultural land, whether in India or outside India, is a capital asset except, यानी कि अगर कोई इंडियन रेजिडेंट एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करते हैं इंडिया में या फिर फॉरेन कंट्री में तो उसमें हम कैपिटल एसेट मानेंगे, एक्सेप्ट यानी कि कुछ कंडीशन दी गई हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। So let's see what are these conditions. Agricultural land in India, if located in any region under municipal control with a population of fewer than 10,000 people, यानी कि अगर आपकी लैंड किसी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो उसे हम एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे एंड दैट एसेट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। या फिर अरे अभी खुश ना हो, ये एक और कंडीशन है, दैट इज लोकेटेड इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली within 2 km from any municipality whose population is less than 1 lakh, or within 6 km from any municipality whose population is more than 1 lakh and less than 10 lakh, or within 8 km from any municipality whose population is more than 10 lakh। यानी कि अगर आपकी लैंड म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर है और 2 किलोमीटर के अंदर है, अगर उस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, या फिर आपकी लैंड म्यूनिसिपैलिटी लिमिट से बाहर है और 6 किलोमीटर के अंदर है और उस म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है, या फिर आपकी लैंड म्यूनिसिपैलिटी लिमिट से बाहर है और 8 किलोमीटर के अंदर है और उस म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा है। दिस मीन अगर ऊपर दी हुई किसी भी एक कंडीशन में आपकी लैंड फॉल करती है तो आपकी लैंड कैपिटल एसेट की कैटेगरी में फॉल करेगी और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी हियर मीन एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनी नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे डिस्टेंस ही तो मेजर करनी है, हम लॉन्गेस्ट रूट थ्रू रोड ले लेंगे। अरे भाई डिस्टेंस टू रोड नहीं, एरियल डिस्टेंस मेजर करनी है, मतलब म्यूनिसिपल बाउंड्री से आपकी लैंड तक की एरियल डिस्टेंस मेजर करना है। यू कैन यूज गूगल मैप टू मेजर एरियल डिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, कौन सी म्यूनिसिपल लिमिट से हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है। तो अगर आप डेफिनेशन रीड करेंगे, देन द वर्ड यूज इज एनी म्यूनिसिपैलिटी। दिस मीन जो एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज कर रहे हैं उसके चारों तरफ जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी होंगी उन सब से डिस्टेंस मेजर करनी होगी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लैंड परचेज की
in Ajoramau in Uttar Pradesh. Then we have to identify all the municipality closest to Ajoramau. तो पता चला उन्नाव म्यूनिसिपल लिमिट से 8.53 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है, मगर कानपुर म्यूनिसिपलिटी से 6.87 किलोमीटर दूर है और उन्नाव और कानपुर दोनों की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है एज पर सेंसस 2011. Since the aerial distance from Kanpur is less than 8 km and hence it will be treated as urban agricultural land and capital gain tax will be levied on sale of such land. इसी में एक कंफ्यूजन ये भी आता है कि एरियल डिस्टेंस किस पॉइंट से मेजर करें, दैट इज फ्रॉम म्यूनिसिपल लिमिट टू म्यूनिसिपल लिमिट या रेलवे स्टेशन से या कमिश्नरेट ऑफिस से या डीएम ऑफिस से. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस. सो द फाइनल कंक्लूजन जो निकल के आया कि एरियल डिस्टेंस मेजर होगा फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट टू द प्लेस ऑफ लैंड. यानी कि अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल को कंसिडर करेंगे तो कानपुर की म्यूनिसिपल लिमिट से लेके अजोरामऊ में जहां आपकी जमीन है वहां तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, ना कि म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ अजोरामऊ तक. Now a very important case which comes out, that is compulsory acquisition of agricultural land by government. तो क्या अगर मेरी एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो मुझ पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं. तो सबसे पहले वी नीड टू सी वेदर द लैंड इज रूरल और अर्बन. अगर रूरल है तो बात ही खत्म, क्योंकि वो पहले से ही एग्जम्प्ट है. मगर अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 लेवी हो जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट दिस सेक्शन सेज. अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और HUF, जिसमें पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर हो रही है बाय एन इंडिविजुअल और हिज पेरेंट, ऐसी लैंड को अगर गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो इस पर कोई भी टैक्स की बात नहीं होगी. अरे ये क्या बात हुई, यानी अगर एग्रीकल्चर नहीं करते तो क्या मुझ पर टैक्स लग जाएगा? एक तो मुझसे जमीन छीन ली जबरदस्ती और मैं टैक्स भी दूं. अरे भाई रुक जा, बात तो पूरी होने दे. In this respect, a circular number 36/2016 dated 25th December 2016 was issued. इसमें कहा गया है कि अगर आपकी लैंड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के थ्रू एक्वायर की गई है तो चाहे आपकी लैंड एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर, आपके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी. नाउ द क्वेश्चन अराइज, इफ आई सेल माई एग्रीकल्चर लैंड नॉर्मली, तो क्या कोई एग्जम्पशन है या नहीं? अगर लैंड आपकी कंपलसरी एक्वायर नहीं हुई और आप उसको नॉर्मली सेल कर रहे हैं तो क्या आपको कोई छूट मिलेगी या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन. तो सबसे पहले वी नीड टू सी वेदर द लैंड इज रूरल और अर्बन. अगर रूरल है तो बात ही खत्म, क्योंकि पहले से ही वो एग्जेम्प्ट है. मगर अगर वो अर्बन लैंड है तो आपके ऊपर सेक्शन 54B लग जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट दिस सेक्शन सेज. अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और HUF, जिसमें पिछले 2 साल से आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या आपके पेरेंट्स कर रहे हो, उसको सेल करके अगर आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं विद इन 2 ईयर, सो इन दिस केस आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर लैंड. और तो और आप इस न्यू एग्रीकल्चर लैंड को 3 साल तक सेल नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, वरना जो टैक्स की छूट आपको मिली है वो आपको वापस पे करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट. हाउएवर यू माइट ऑल्सो avoid this tax on agricultural land by reinvesting the profit in new home or bond from NHAI following the guidelines in section 54F and 54EC of the Income Tax Act. Now a question arises कि क्या TDS on sale of immovable property under section 194IA levy होगा या नहीं? Individuals are obligated to deduct 1% TDS when stamp duty value of a real estate transaction is more than 50 lakh. In case of agricultural land, section 194IA is not levied and hence TDS will not be levied. अब बात करते हैं कि अगर आपकी सेल एग्जेम्प्ट नेचर की है तो क्या हमें उसको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है या नहीं? सो द आंसर इज जी हाँ, हमें इस एग्जेम्प्ट इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल EI विच डील्स विद एग्जेम्प्टेड इनकम में जाकर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है.
इन द एंड लेट्स डिस्कस कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे किस रेट पे टैक्स लेवी होगा। अगर आपने लैंड जुलाई 2024 से पहले एक्वायर की है एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ, तो आप चाहें तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके 20% लॉन्ग टर्म टैक्स दे सकते हैं या फिर स्ट्रेट 12.5% टैक्स दे सकते हैं विदाउट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। जो आपको बेनिफिशियल हो वो आप कर सकते हैं। और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 24 मंथ देन नॉर्मल स्लैब रेट विल अप्लाई। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।